नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए संस्करण में अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण प्रोफेसर पुष्पेश पंत के साथ। अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रोफेसर पुष्पेश पंत के साथ ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमने विशेष रूप से तैयार किया है उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों की होती हैं। हमारा प्रयास हर बार ये रहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो कुछ घट रहा है उस पर दृष्टिपात करें, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने समझाने की कोशिश करें, कौन मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है और किस तरह के शक्ति समीकरण बदल रहे हैं जो हमारी विदेश नीति और राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में यह कोशिश भी करते हैं कि कुछ संवाद आपके साथ ऐसे हों, कुछ लेक्चर्स ऐसे हों जिनमें आपको बुनियादी मुद्दे अच्छी तरह से समझाए जा सके और फिर कुछ छोटे-छोटे संवाद आने वाले दिनों में आपके साथ वो भी होंगे जो समसामयिक घटनाक्रम पर ही केंद्रित होंगे, उनको रेखांकित करेंगे। हमारा सुझाव ये है कि आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छी तरह समझने के लिए इन थोड़ा व्यापक भाषणों को सुन लें। जब तक आपका मन करे इसके साथ जो पीडीएफ हम आपके लिए सुलभ कराते हैं, उसको बार-बार देखें, अपनी स्मरण शक्ति को दोहराएँ, मजबूत करें उसके सहारे और जब छोटे वाले संवाद होते हैं, तो उनमें यदि कोई चीज़ कठिन हो, जटिल हो, समझ में ना आती हो, तो फिर एक बार रिवीजन के लिए पीछे इसकी ओर लौटें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हमारा विषय है पाकिस्तान, संकटग्रस्त पाकिस्तान, जो भारत का एक ऐसा पड़ोसी है, जो जन्म से ही हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है और उसका एक ऐसा बोझ हमारी विदेश नीति पर है, जो उसे असंतुलित करता रहा है। हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे संकट से अब घिर रहा है, जो भारत के लिए और भी अधिक कठिनाई पैदा कर सकता है और भारत के लिए ये जो कठिनाई पैदा कर सकता है, उसका कारण ये है अ, lost my share screen button again. I just can't go to that rigid thing. No, you are here. Just press this and press share. संकटग्रस्त पाकिस्तान की समस्या यह है कि पाकिस्तान शुरू से भारत का बैरी पड़ोसी रहा है। उसके बारे में कहा तो ये जाता है कि हम उसके साथ भाईचारा चाहते हैं, हम सहोदर राष्ट्र हैं। हम ये भी सोचते हैं कि वहाँ भी जो अवाम है वो हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, मगर यह अमन की आशा अक्सर निर्मूल साबित होती रही है। बैर भाव हमेशा प्रमुख रहा है और हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए इस बैरी के साथ संबंधों का संचालन कैसे किया जाए। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारतीय विदेश नीति की सबसे जटिल चुनौती रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान का निर्माण एक सांप्रदायिक धार्मिक राज्य के रूप में कृत्रिम रूप से हुआ था और जो अंग्रेजों द्वारा देश को विभाजित करो, हिंदुस्तानियों को विभाजित करो, फूट डालो, उन पर राज करो, ये रणनीति पर आधारित था और उसकी जो एक दुखांत परिणति थी, वो देश के विभाजन के साथ हुई थी। विभाजन के बाद जो अस्थिर स्थिति थी, जो रियासत और रजवाड़ों के राजकुमार थे, जो भारत या पाकिस्तान में विलय में थोड़ी नानुच कर रहे थे, देर दिखा रहे थे, तो पाकिस्तान को ये लालच हुआ कि वो कश्मीर पर हमला करे और जमीन को हड़प ले। 1947-48 में पहला भारत-पाक युद्ध इसी कारण हुआ और कश्मीर का विवाद इसके बाद से ही विस्फोटक बना रहा है। अन्य कुछ कटुता पैदा करने वाले जैसे जिस घर का भी बंटवारा होता है, कुछ मुद्दे तनाव पैदा करते हैं, परिसंपत्तियों का वितरण, नदी पानी का वितरण, शरणार्थी संपत्ति के बारे में कोई समझौता, ये सारी बातें पाकिस्तान भारत के बीच कटुता पैदा करती रही हैं। मगर आज जिस बात को हमको सबसे पहले विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा छोटा पड़ोसी हमें लगता है अपनी तुलना में, क्योंकि हमारी आबादी 1.35 अरब से भी ऊपर है। मगर पाकिस्तान खुद आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल आबादी 23.3 करोड़ है, जो भारत की तुलना में कम है, मगर अनेक बड़ी शक्तियों की तुलना में, यूरोप की तुलना में, महाशक्तियों की तुलना में चीन को छोड़कर इसका आकार काफ़ी बड़ा है और कल्पना कीजिए यदि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता, तो इस देश का आकार कितना बड़ा और भौगोलिक विस्तार भी कितना व्यापक होता। एक उल्लेखनीय बात इसकी आबादी के बारे में ये है कि इसकी आबादी का क्षेत्रीय और जातीय विविधता का जो स्वरूप है, वो बड़ा विचित्र है। वो भाषाई विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, सांप्रदायिक विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, बोहरा हैं, दाऊदी हैं, थोड़ी मात्रा में ईसाई भी हैं। कई ऐसे छोटे-छोटे संप्रदाय हैं, जिनको ये लोग काफ़ी नहीं समझते हैं। ये चित्र आप बार-बार दोहराएँ, तो आपको पाकिस्तान की मुसीबतें समझने में आसानी होगी। दूसरी बात जो हमें
ठीक से समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या आज नहीं हो रही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का ह्रास कहिए या पतन कहिए, सेना द्वारा सत्ता को हड़पना दशकों पहले शुरू हो चुका था। पाकिस्तान में शुरू से ही आधुनिक राज्य में इस्लाम की क्या भूमिका होगी, संघीय व्यवस्था में प्रांतों को कितनी शक्ति सौंपी जाएगी, ये सारी बहसें बुनियादी थी। बमुश्किल पाकिस्तान में संविधान का निर्माण 1956 के आसपास तैयार किया जा सका था, मगर उसके 2 साल बाद ही सेना ने वहां तख्ता पलट कर दिया। इसके पहले भी वहां हिंसा हो चुकी थी, इसके पहले भी छोटे समय के लिए मार्शल लॉ लागू किया जा सका था, मगर लियाकत अली खान जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कायदे आजम जिन्ना की मृत्यु के बाद तत्काल हो गई थी। तो ये आशा कि पाकिस्तान में जनतंत्र का बिरवा पनपेगा निर्मूल साबित होती रही है। और ये इस बार जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने तख्ता पलट के बाद सत्ता ग्रहण की, उनको आमंत्रित किया गया था, फिर उन्होंने पदत्याग करने से इनकार कर दिया, अपने को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत कर दिया। और एक तरह की मानसिकता उस लोकतंत्र के बिरवे के साथ साथ दूसरी आशा जो निराधार साबित हुई कि पाकिस्तान में संघीय व्यवस्था पनप सकेगी। जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में मुक्ति संग्राम के बाद प्रकट हुआ, उसको पश्चिमी पाकिस्तान की जो पंजाब पठान सरकार थी बाहुल्य वाली, वो अपना एक उपनिवेश सा ही समझती थी और बंगालियों को दोयम दर्जे का नागरिक ही समझती थी। अयूब खान ने शुरू में सत्ता ग्रहण करने के बाद कश्मीर में घुसपैठ की एक साजिश की, एक कॉन्स्पिरेसी की, उसको जिब्राल्टर कहा जाता है। घुसपैठ के बाद उन्हें लगा कि कश्मीर के संतुष्ट मुसलमान भारत के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, मगर उनकी ये आशा निराधार साबित हुई और उन्हें फिर अपना रुख बदलना पड़ा। इसके साथ साथ एक बात और याद रखने की है कि पाकिस्तान में अलगाववाद आज नहीं शुरू हुआ है। वो सिंध का हो, पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान का हो, पाकिस्तान में जन्म से पहले ही अलगाववादी प्रवृत्तियों का इस भूभाग में एक लंबा इतिहास रहा है। 1933 में जब केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहमत अली ने पाकिस्तान की कल्पना की थी, तो उसका नाम संक्षेपाक्षर था उन भौगोलिक क्षेत्रों का जिनको वो पाकिस्तान का हिस्सा चाहते थे। ये मुस्लिम आबादी बहुल क्षेत्र थे। पश्चिम पंजाब था, कश्मीर था, सिंध था और बलूचिस्तान था। यदि आप देखें तो इसमें अफगानिस्तान शामिल था, मगर इसमें बंगाल नहीं शामिल था, जहां बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की थी, किसी भी बरतानवी प्रांत की तुलना में ज्यादा थी, मगर भाषाई दृष्टि से वो अलग थे। वहां शिक्षा का प्रसार दूसरी तरह का हुआ था। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से बहुत लगाव था, जो साझी की विरासत पश्चिमी बंगाल के साथ की थी, तो शायद इसी कारण उससे हिचकिचाते थे। मगर यदि आप देखें तो इस अलगाववाद के कारण एक जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास पाकिस्तान में हुआ है, वो आज भी जो संकटग्रस्त पाकिस्तान है उसकी जान का बवाल बना हुआ है। पंजाब के भीतर इन भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर, उपजातीय आधार पर जो विभाजन है, उससे विषमताएं बढ़ती रही हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी पंजाब में निरक्षरता की दर 43% है, जबकि बाकी प्रांतों में यह सिर्फ 27% है। इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व में स्थित जो औद्योगिक जिले हैं, उनमें से अधिकांश दक्षिणी पंजाब में है और बाकी जगह औद्योगिकरण का विकास नहीं हो सका है। बलूचिस्तान में अलगाववादी प्रवृत्तियां आजादी के पहले से मुखर होने लगी थी। बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेताओं ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग अंग्रेजों से की थी और जब विभाजन के बाद पाकिस्तान का गठन हुआ तो बलूचों ने अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 8-9 महीने बाद ही पाकिस्तान इस विद्रोही राज्य पर अपना कब्जा कर सका। उसके बाद निरंतर पूर्व बल प्रयोग के साथ ही इसे अपने साथ रख सका है। कमोबेश यही स्थिति गिलगित बाल्टिस्तान के उस हिस्से की है जिस पर पाकिस्तान ने 1947-48 में कश्मीर युद्ध के बाद नाजायज कब्जा किया था, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। कश्मीर के नागरिक न पाकिस्तान में रहना चाहते थे उस वक्त, जो आज मजबूर हैं पाक ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर में रहने के लिए। वो खुद को आजाद भली कहते रहे, उनकी आजादी बहुत सीमित है और पाकिस्तानी उनको भी लगभग एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए। अन्यथा उनके प्रति कोई सद्भाव या समानता का भाव उनके मन में नहीं है। पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते तो छोड़िए, पाकिस्तान की जिंदगी पर, जनतंत्र पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक असर पड़ा है वो शीत युद्ध का पड़ा है और शीत युद्ध का यह अभिशाप पाकिस्तान आज तक झेल रहा है।
भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ तो अपने को इस शीत युद्ध से बाहर रखने का फैसला किया, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, अपने लिए शांति के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया, अपने को संघर्ष के अखाड़े से बाहर रखा। क्योंकि भारत के नेताओं का दूरदर्शी मानना था कि भारत अपना आर्थिक विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक संसार में शांति न हो, उसके पड़ोस में खासकर शांति न हो। वो किसी भी सैनिक गठबंधन में या किसी भी वैचारिक ध्रुव का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। शुरू में दोनों ही महाशक्तियों ने, अमेरिका ने और रूस ने, तत्कालीन सोवियत रूस ने, संघ ने भारत का विरोध किया, उसकी आलोचना की, पर देर सवेर उन्हें भारत की इस रणनीति की उपयोगिता समझ में आने लगी। पाकिस्तान का आचरण इससे बिल्कुल उल्टा था। पाकिस्तान ने तत्काल भारत की बराबरी करने के लिए यह महत्वाकांक्षा पालते हुए, कितनी ही निराधार बेबुनियाद क्यों न हो, अमेरिका ने जो सैनिक संगठन गठबंधन बनाए थे उनका सदस्य बनना स्वीकार किया। ये थे सिएटो और सेंटो। अमेरिका को लगता था कि पाकिस्तान की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो सोवियत संघ की घेराबंदी के लिए, उस पर नजर रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। वहां वो वायुसैनिक और नौसैनिक अड्डे जुटा सकते हैं, अपने सैनिकों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में तैनात कर सकते हैं, गुप्तचरी वहां से चल सकती है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान को जो कीमत इसकी चुकानी पड़ी है वो बहुत बड़ी है। वो 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद स्थितियां बननी है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको समझने की जरूरत है। हम सीधे शीत युद्ध से 9/11 तक क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इसके बीच का जो इतिहास है वो इतिहास सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के सैनिक हुक्मरान जो तानाशाह थे, धीरे धीरे परजीवी बनते रहे, परावलंबी बनते रहे, अमेरिकी बैसाखियों पर टिकने लगे। अमेरिका से उन्हें जो सैनिक साज सामग्री मिलती थी, जो आर्थिक सहायता मिलती थी, अमेरिका उनको इस भरोसे दे रहा था कि वो शीत युद्ध में सोवियत संघ, बाद में रूस और चीन के खिलाफ काम आएगी। मगर पाकिस्तानियों के मन में ये बिल्कुल सफाई थी कि इनका उपयोग वो भारत के विरुद्ध ही करेंगे, और जब तक उनके पास अमेरिकी साज सामान, वायुयान, टैंक आदि रहेंगे, भारत की जो सैन्य शक्ति है वो संतुलित हो जाएगी, उनके ऊपर हावी नहीं होगी। कमोबेश ये स्थिति निरंतर चलती रही, और इस कारण जो पाकिस्तानी फौज परजीवी पैरासाइट बन गई, पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट बन गया जिसने अपने को बेनामी मालिक अपना अमेरिका को स्वीकार कर लिया, तो उसकी आर्थिक नीतियों का संचालन पथभ्रष्ट हो गया, उसकी औद्योगिक विकास की दर बिल्कुल नष्ट हो गई, और सेना के भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ये स्थिति कमोबेश चलती रही 21वीं सदी के पहले दशक तक। 21वीं दशक के पहले हिस्से में 9/11 की घटना, आतंकवादी घटना अलकायदा की अमेरिका के ट्रेड टावर पर ऐसी थी जिसने अमेरिका को सहमा दिया, और पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका की भूमि पर इस तरह का जानलेवा हमला हुआ था। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया, और ये मांग की कि जो ये चूहा, पहाड़ी चूहा ओसामा बिन लादेन है, उनके हवाले किया जाए, जिसने शरण अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में ले रखी थी। अमेरिकियों को लगता था कि पाकिस्तान इसमें मददगार हो सकता है। पाकिस्तान अनेक कारणों से, जिसमें उसके ऊपर कट्टरपंथी इस्लामी तबके का दबाव था, जो जनरल जिया के काल से प्रबल होता जा रहा था, ऐसा करने में असमर्थ था। मगर फिलहाल उसने अमेरिका को अपनी भूमि पर सक्रिय होने का मौका दिया, और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अड्डे सुलभ कराए। इसी दौरान जो पहले सोवियत और रूसी सैनिकों को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए तालिबान की फौज तैयार की गई थी, अब उनको ही अफगानिस्तान से निकालना एक युद्ध की सामरिक प्राथमिकता अमेरिका के लिए बन गया था। और इस कारण 2001 में 11 सितंबर के बाद से निरंतर पाकिस्तान ने साथ देना, भले ही सहर्ष न सही, पर औपचारिक प्रकट रूप से अमेरिका के साथ स्वीकार किया। इसकी एक बड़ी कीमत भी उसने अमेरिका से वसूल की, और इसका अर्थ भी ये हुआ कि जो बैसाखी थी उस पर लटकने को पाकिस्तान मजबूर हुआ, और जो सहायता अमेरिका से आर्थिक उसे मिल रही थी उसका कोई फायदा आम जनता को नहीं मिल सका। जो भ्रष्ट पाकिस्तानी सेना नायक थे उन्हीं के पास ये सारी सहायता जाती रही। इसी ने आज उस संकट को जन्म दिया है जिसे हम पाकिस्तान के अस्तित्व का संकट कहते हैं। इस संकट के 4 पहलू हैं जो अच्छी तरह समझने की जरूरत है। सबसे पहले, पाकिस्तान जानलेवा देनदारी के का संकट झेल रहा है। उधार का एक विदेशी उधार का एक ऐसा बोझ उसके ऊपर है जिसे चुकाने में वो असमर्थ है, वो इसका सूद तक चुकाने में असमर्थ है। उसकी इसका जो
दुखद परिणाम है, मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है, महंगाई है और इन सब का संयुक्त जो असर था वो पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता को भी और दुष्कर बनाता है। और दुर्भाग्य से कोविड की चपेट में आने के बाद जो रही सही थोड़ी बहुत कसर थी, वो भी कमर तोड़ने की पाकिस्तान की पूरी हो गई है। और इसी बीच एक प्रलयंकारी प्राकृतिक प्रकोप हुआ, बाढ़ की चपेट आई, जिसका विस्तार से हम चर्चा उसके आर्थिक प्रभावों का आगे करेंगे। पाकिस्तान ये सोचने को मजबूर हुआ कि वो निरापद कर्ज की मैं पीता हुआ खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि एक न एक दिन जो मौसम बदलाव की राजनीति का चर्चा है, राजनय है, जिसमें वो आधे अधूरे मन से भाग लेता था, जिसमें कोई रुचि पश्चिमी देशों की नहीं दिखती थी, उसका शिकार वो बना है। तो पाकिस्तान की आम जनता को ये मजबूर होकर मानना पड़ा है कि उसकी सरकार अब तक अंधी रही है उन संकटों के प्रति, जो महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मुद्दे वैश्विक राजनीति के हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, उनका प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। तीसरा पक्ष जो सन्निपात ज्वर जो होता है, जिसमें अनेक लक्षण और अनेक कारण होते हैं जो मिलकर उसे जानलेवा बनाते हैं, वो एक खूंखार कट्टरपंथी आतंकवाद वाला है। अब इस खूंखार कट्टरपंथी आतंकवाद को जन्म देने वाला खुद पाकिस्तान है। एक बार अमेरिका की पूर्व विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि यदि आप अपने घर में सांप की बाबी बनाएंगे, सांपों को पालेंगे, जहरीले सांपों को, तो एक न दिन कोई ना कोई सांप दूध पिलाने वाले हाथ को विषदंत से काट खाएगा और जहर का प्रवेश शरीर में होगा। आज वह स्थिति पाकिस्तान में होने लगी है। पाकिस्तान खुद को जब आतंकवाद का शिकार बताता है, तो किसी की भी सहानुभूति उसके साथ नहीं होती है। इन 3 कारणों से मिली-जुली कारण गहरी राजनीतिक अस्थिरता भी है। पहले ये 4 मुद्दे आप अच्छी तरह समझ लें, मगर सबसे पहले एक नज़र जर्जर अर्थव्यवस्था पर। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि पाकिस्तान जितना विदेशी सहायता प्राप्त करता है आर्थिक, जितने ऋण उगाहता है, वो सेना के उच्च पदस्थ नायकों की अय्याशी में खर्च हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में खर्च हो जाते हैं, नौकरशाही तक इससे लाभान्वित हो सकती है। कुछ बड़े-बड़े जो 22 परिवार थे, जिनके हाथ में एक ज़माने में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था थी, जो 22 प्रमुख घराने कहलाते थे, वो शायद सेना के साथ उन्होंने अपना जियो और जीने दो वाला समीकरण बना लिया था। बड़े-बड़े जो भूपति थे, वो लगभग निरापद थे, मगर आम आदमी का हिस्सा इसमें कुछ नहीं था और कोई भी आदमी ये नहीं सोचता था कि यदि उधार लिया है, तो ऋण चुकाना ही पड़ेगा। और ये बहस 1980 के दशक के अंत से चली आ रही है। लगभग 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राहत के लिए आज जब पाकिस्तान रिठियाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उसकी वार्ता निरंतर असफल रही है, क्योंकि पहले भी वो उन शर्तों को मानने से इनकार करता रहा है, जिनके बिना आर्थिक व्यवस्था पटरी पर नहीं ला जा सकती। ये जो विदेशी ऋण है, जो बगल का चित्र है, उस पर अगर आप देखें चार्ट पर, तो स्पष्ट करेगा कि आईएमएफ ने तो पाकिस्तान को बहुत थोड़ा ऋण दिया है। बहुत बड़ा ऋण का जो हिस्सा है वो चीनी ऋण का है, जो चीनी ऋण का शिकंजा कहते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं, उसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। जो इस्लामी देशों ने भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान को मदद दी थी, उसका हिस्सा बहुत बड़ा है। और जो और बहुराष्ट्रीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सहायता पाकिस्तान ने ली है, वो सारी की सारी उसके इस आर्थिक कष्ट को बहुत जटिल और विचित्र बना देती हैं। पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। पहली बढ़ती जनसंख्या है, निरक्षरता है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक उथल-पुथल है और भारतीय विदेशी कर्ज की चुनौती है, जिसने आम आदमी की जिंदगी दूभर बना दी है। पाकिस्तान की हालत लगभग उतनी ही बुरी है जितनी कुछ महीने पहले श्रीलंका की थी। वो सूद भी नहीं चुका सकता, विदेशी मुद्रा का भंडार गिर चुका है, मुद्रास्फीति की दर 30-35 के आसपास तक पहुंच जाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर घट रही है। और पिछले 5 वर्षों में कुछ अगर उदाहरण अगर आप देखें, तो 2020 में पाकिस्तान को ये कबूल करना पड़ा था कि पाकिस्तान आज अब खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रह गया है, क्योंकि गेहूं की प्रति एकड़ जो उपज थी वो बुरी तरह गिरी है। इस कारण गिरी है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, रासायनिक उर्वरकों को खरीदने के लिए बिजली का उत्पादन निश्चित नहीं होता है, सिंचाई के साधन नियमित नहीं है, और बड़े-बड़े जो भूपति हैं उनका कोई लेना देना खेती बाड़ी को लाभप्रद बनाने से नहीं है। पिछले 5 वर्षों में ही इस्पात और लोहे की जो औसत घरेलू मांग है, वो लगभग रही है 7.8 लाख टन के आसपास, जबकि घरेलू उत्पादन केवल इसका आधा, लगभग 38 लाख टन के आसपास रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2.3% की गिरावट आ चुकी है। अब विडंबना यह है कि
इस आर्थिक संकट को कई गुना दुभर कर दिया है तालिबानी हिंसा ने, जो एक लाइलाज फर्ज है। अमेरिका द्वारा समर्थित और पाकिस्तान की, जिसे डीप स्टेट कहते हैं, सेना और खुफिया एजेंसियों द्वारा नर्सरी में पाल पोस कर बड़ी की गई जहरीली फसल आज पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। जनवरी 2023 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच अलगाववादियों ने उत्तरी क्षेत्र में सीमा के दोनों ओर, अफगान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ये संकट पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि ये कट्टरपंथी तत्व आपस में भले ही लड़ते रहे, इनका झगड़ा आईएसआईएस से होता रहे, तालिबान अफगानी तालिबान से होता रहे, मगर ये पाकिस्तान के उन प्रांतों में भी अब अपने पैर फैला रहे हैं जहां पहले इनकी पकड़ नहीं थी। इनमें बलूचिस्तान का नाम प्रमुख है, सिंध का प्रमुख है, और फरवरी 2023 में कराची के पुलिस मुख्यालय तक में हमला करने का दुस्साहस इनका हो गया था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पख्तून, एक अलग पख्तून राज्य की मांग भी ताजा हो गई है। अब ये बड़ा विचित्र मामला है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, जिसको डोरन नामक एक अंग्रेज प्रशासक ने तय किया था, उससे असंतोष अफगानों को भी है और पाकिस्तानों को भी है। सबसे ज्यादा पख्तूनों को है, जिन्हें लगता है कि इस कृत्रिम रेखा ने एक पख्तून पठान लोगों को दो भागों में विभाजित कर दिया, कुछ को अफगानिस्तान में डाल दिया और कुछ को पाकिस्तान में रहने दिया। ये तब से निरंतर ये मांग चली आती है, और ये जो सीमा रेखा है चिन्हित, ये लगभग पौने 3000 2670 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ये चलनी की तरह बनी हुई है। इसकी देख रेख करना, इसमें रोक टोक करना बड़ा कठिन है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान के लिए ये लगभग असंभव हो गया है कि सरहद पार इन सुरक्षा के लिए खतरों को वो कैसे अनुशासित करे, सीमित करे, उनका सामना करे। बलूच मछुआरों का समूह हफ्द तहरीक के नाम से ग्वादर के क्षेत्र में चीनी सलाखनों पर हमले करता रहा है, और पाकिस्तानियों को शक है कि कहीं ना कहीं उनकी मदद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग करते रहे हैं। इन खतरों ने, इन उपद्रवों ने जो चीनी पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा था सीपैक, उसका भविष्य सवालिया निशानों से घेर दिया है। अब एक नजर प्रलयंकारी प्रकोप पर प्रकृति के। ये सारे संकट चले आ रहे थे, तालिबानों का, विद्रोहियों का, उपद्रवियों का, आर्थिक संकट। तभी आई एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ जो अभूतपूर्व रही थी। इसने 33 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, घर से बेघर किया, विस्थापित किया। 1700 से अधिक जानें गई। 80 लाख से अधिक विस्थापित लोग अब स्वास्थ्य के संकट का, संक्रामक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास राहत पहुंचाने के साधन नहीं है आर्थिक समस्या के कारण। कई बार तो इतनी हास्यास्पद घटनाएं हुई कि तुर्की ने जो बाढ़ में राहत के लिए सामग्री भेजी थी, वो पाकिस्तान ने उन्हीं डब्बों को, जब तुर्की में भूकंप आया, तुर्की को भेज दिया। ये एक हास्यास्पद व्यंग या कटाक्ष करने की बात नहीं है। इससे ये कड़वा सत्य उजागर होता है कि पाकिस्तान में राहत सामग्री पहुंचाने में जरूरतमंद लोगों को न किसी की रुचि थी, न उनकी उनमें उनमें ये करने का कौशल था, या इस तरह की कोई परिश्रम जीवन खतरा उठाकर भी उन जगहों पर जाकर मदद देने का मन था। बाढ़ के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में सकल घरेलू उत्पाद में गहरी गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में 2.2% से ज्यादा की घटत इसमें देखने को मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में लगभग 1%, 0.9% उत्पादन प्रभावित होने का अनुमान लगाया जाता है। पाकिस्तान के अस्तित्व के संकट के साथ जो सबसे बुरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जुड़ी है, वो विनाशकारी बाढ़ है। इस बाढ़ के कारण आवास, कृषि, पशुधन और परिवहन, संचार के क्षेत्रों को भयंकर नुकसान पहुंचा है। क्रमशः 5.6 अमेरिकी डॉलर, 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर और 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर, इनको यदि आप जोड़ें तो कुल मिलाकर ये 12-13 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान इन क्षेत्रों में हुआ है। और सिंध क्षेत्र का ही कुल नुकसान फसल का 70% से अधिक हुआ है। सिंध का प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। इसके अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो पिछड़े इलाके हैं और पंजाब का जो अपेक्षाकृत अविकसित इलाका है, वो इससे प्रभावित रहे हैं। तो इस बाढ़ ने ये बात भी रेखांकित की कि सरकार ने जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की है, जिन
सांप्रदायिक कारणों से, भाषाई कारणों से, उपद्रवियों की उपस्थिति के कारणों से वहीं बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और ये चुनौती भविष्य में और भी कठिन हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि अगले वर्ष में कुल नुकसान 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का होगा, और अमेरिकी डॉलर तक इस 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक भी पहुंच सकता है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जो जरूरत है वो करीब करीब 16.5 अरब अमेरिकी डॉलर की है, पर यह सोचना कठिन है कि यह रकम पाकिस्तान के पास कहां से आएगी। ये प्राकृतिक प्रकोप, कट्टरपंथी आतंकवादी इस्लामी उत्पात उपद्रव और भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, इन सब का सन्निपात होता है उस राजनीतिक उथल पुथल में जो हमको आज देखने को मिल रही है। आशा की जाती थी कि पाकिस्तान से आजादी के बाद एक लोकतंत्र के रूप में पाकिस्तान विकसित होगा, किंतु वहां एक ही संस्था मजबूत रही है जो सेना है। और सेना में आप मान सकते हैं कि सेना के भीतर कुछ उनके आपसी झगड़े चलते रहते हैं, या जो एक डीप स्टेट का और हिस्सा है, गुप्तचर संस्था संगठन ISI, उसमें और सेना में एक प्रतियोगिता चलती रहती है। पर भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी नहीं है, इन सबके निर्णय अपारदर्शी होते हैं, और लोकतंत्र की जड़ें उतरने में इनकी भूमिका समान रूप से सही है। एक के बाद एक निर्वाचित सरकारों ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले सेना से अनुमति ले ली जाए। यदि वो सेना से अनुमति नहीं लेंगे तो फिर उनका अपना अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। दिखाने को कभी कभी बीच बीच में एक निर्वाचित सरकार सत्ता ग्रहण करती है, और तब ये देखने को मिलता है कि वहां न्यायपालिका भी अपनी स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है, मीडिया भी अधिक मुखर होता है, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो समाज का वो सक्रिय तबका भी सामने आता है। मगर ये प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है, न वो नीति को प्रभावित कर सकता है, न नीति के क्रियान्वयन को। अधिकांश सेना के उच्चाधिकारी सीमेंट संयंत्रों, अनाज के कारखानों के मालिक हैं, और उनसे उनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता। उनको बड़े बड़े जमीन के मुरब्बे दिए गए हैं, और हर बड़ी बुनियादी ढांचे की जो परियोजना बनती है उसमें कहीं ना कहीं सेना के या उसके अपने लोगों की भूमिका रहती है, वो अवकाश प्राप्त जनरल हो, उनके रिश्तेदार हो, बिरादर हो। पाकिस्तान के सभी राजनीतिक नेताओं को पता है कि सैनिक तानाशाही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तानी राजनीति की असलियत है, और जिसने तख्ता पलट के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, और वो कभी भी सिविल सरकार को बर्खास्त कर ऐसा कर सकती है। 23 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का दुर्भाग्य है कि उस पर कब्जा प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज शहबाज शरीफ तक, सेना और निर्वाचित नेता के बीच में गतिरोध होता रहा है, टकराव होता रहा है। और निकट भविष्य में पाकिस्तान में अक्टूबर के बाद चुनाव होने वाले हैं, पर राजनीतिक धक्का मुक्की देखते हुए ऐसा लगता है कि जनतांत्रिक विकल्पों को निरंतर कम किया जा रहा है। इमरान खान जब जनता के सामने प्रकट हुए थे तो वो सेना के चहेते उम्मीदवार थे, मगर बहुत शीघ्र उनका और सेना का मतभेद शुरू हो गया। आज उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं देशद्रोह के, आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। उनका करिश्माई व्यक्तित्व तो उनको ही लगता था कि शायद जनता को, आवाम को उनके पीछे खड़ा कर देगा और वो सेना की सत्ता को कतर मौत कर सकेंगे। मगर सेना ने जितनी आसानी से उन्हें अपदस्थ किया, तो इमरान खान सिर्फ ये कहने को विवश हुए कि मुझे इसलिए हटाया गया कि मैं चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए सुधार रहा था, तो अमेरिका ने साजिश की सेना के साथ और मुझे बाहर निकाला। उन्होंने अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र संचालन करने की कोशिश की थी। निश्चित है कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में जाकर स्वागत किया था पुतिन की नीतियों का। वो चीन भी पहुंचे थे कोविड के तत्काल बाद, जब वहां विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा था। तो ये तर्क तो अपनी जगह पर सही है, मगर सिर्फ इससे ये मान लेना कि उनके सारे आरोप सेना के प्रति सही है, कहना कठिन है। वो इमरान खान हो या कोई और हो, सेना किसी भी हालत में किसी सिविल नागरिक निर्वाचित नेता को शक्तिशाली बनने नहीं स्वीकार कर सकती। ये उसके अपने अस्तित्व का संकट है। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान ने वजीराबाद के एक रैली में समर्थकों के सामने जब भाषण दिया, तो एक गनमैन द्वारा उनके पैर पर गोली मार दी गई। उसे जानलेवा हमला बतलाया। उनके समर्थकों ने मार्च को कुछ देर के लिए स्थगित किया, मगर तब से अब तक ये बात निरंतर चली आ रही है कि
जो नागरिक नेताओं के दो गिरोह हैं, दो गुट हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के परिवार वाले, और इमरान खान जो अलग तीसरा ध्रुव है, क्योंकि जो दूसरा ध्रुव है वो भुट्टो परिवार वाला है, जिसको शामिल कर लिया है शहबाज शरीफ ने बिलाल भुट्टो को अपने मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में। तो एक तरह की एक कुनबा परस्त जनतांत्रिक राजनीति जो पाकिस्तान में देखने को मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, भारत इससे पूरी तरह मुक्त नहीं है, मगर ये वहां जो देखने को मिलती है वो इस कारण ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि वहां सेना इसका अपने हित में दुरुपयोग निरंतर कर सकती है। अब दो संभावित परिणाम, दो संभावित घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। एक है कि अधिक प्रत्यक्ष सैन्य अधिग्रहण, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। यदि इसमें सेना असमर्थ रहती है या ये दिखावा करती है कि इमरान खान के समर्थक हमलावर हो रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बलपूर्वक इमरान खान को हिरासत में ले सकती है। उनके लिए जान का संकट वास्तव में पैदा हो सकता है। उससे ज्यादा जानलेवा संकट के लिए होगा कि सेना इसी बहाने प्रत्यक्ष रूप से दोबारा शहबाज शरीफ को भी किनारे करते हुए सत्ता सीधे सीधे ग्रहण कर ले और तानाशाही का प्रकट दौर सामने आ जाए। ये बिल्कुल ये संकट काफी गहरा नजर आता है, मगर जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा ही हो। ये रस्साकशी, ये जीत की स्थिति चलती रह सकती है। हाँ, ऐसा है कि पाकिस्तान यदि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 1.5 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर की राहत पाने में सफल होता है, और यदि अब तक इसका कोई साक्ष्य संकेत देखने को नहीं मिला है, यदि चीन उसे भी उस तरह का भरोसा देता है जैसा चीन ने श्रीलंका को दिया है कि 1-1.5 अरब डॉलर की ऋण को फिर से सुनियोजित करने की कोशिश वो कर सकता है, तो शायद पाकिस्तान को कुछ समय के लिए राहत मिल जाए। मगर पाकिस्तान के शासकों के लिए जरा सी त्रुटि का कोई स्कोप या मार्जिन नहीं है। वो सैनिक तानाशाही क्यों न हो, पानी गले तक उनके भी आ चुका है। अमेरिका से के अफगानिस्तान से हटने के बाद अमेरिका के लिए वो सामरिक संवेदनशीलता पाकिस्तान की नहीं है जो शीत युद्ध के काल में थी और हाल में थी। पाकिस्तान हाल में यह घोषणा करने को विवश हुआ है कि यदि जरूरत पड़ी तो उसे सस्ता तेल रूस से खरीदना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान भी, खासकर जो ईरान ने समझौता कराया है सऊदी अरब और ईरान के बीच में, जो समझौता चीन ने कराया है, उसके बाद एक ध्रुवीकरण समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के। ऐसी हालत में यदि यदि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो पाकिस्तान भी कुछ कदम और बढ़ चुका होगा चीन, ईरान और रूस की तरफ। और सऊदी अरब भी ये तेल की कीमतों को लेकर अमेरिका के साथ उसका मतभेद था, ये अब तक प्रकट कर चुका है। यदि ये सुलह होती है ईरान के साथ उसकी, तो फिर शिया सुन्नी विवाद जो मध्य पूर्व में एक गहरी दरार था वो पाटी जा सकेगी आज नहीं भविष्य में। कुल मिलाकर इसराइल के लिए एक बड़ी कठिन चुनौती होगी, मगर यहाँ हम चर्चा इसराइल की चुनौती का नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उस चुनौती का सामना करना चाहते हैं जो भारत के लिए प्रकट हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए राजनयिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान यदि एक बार जाकर चीन की गोद में तो बहुत पहले से बैठा था, ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका अपना वरदहस्त उसकी पीठ से हटाता भी है और वो सऊदी अरब और रूस के समर्थन को प्राप्त करता है, तो भारत के लिए रूस के साथ अपनी पारंपरिक मैत्री जो पाकिस्तान को संतुलित करती थी सुरक्षा परिषद में और अन्यत्र, शायद बहुत देर तक हमारे साथ नहीं रह सकती है। पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल जल्दी समाप्त होने वाली नहीं। एक तरफा अमन की आशा करते हुए पहल करना हमारे हित में नहीं हो सकता है। मुठभेड़ की मुद्रा हम भले ही न अपनाएं, मगर हम, हमारे विदेश मंत्री एक बार कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो शायद हमें अपनी राजनयिक नीति को बदलना पड़ेगा, वो सिंधु जल विवाद हो या पाकिस्तान के आर्थिक संकट में हम ये भी नहीं कर सकते कि भाईचारा दिखाते हुए कुछ मानवीय आधार पर सहायता करें, कि क्योंकि उसका क्या दुरुपयोग हो सकता है ये कहना बड़ा कठिन है। अफगानिस्तान में जब हमने राहत पहुंचाने की कोशिश की थी तब भी पाकिस्तान बाधक बना था। करतारपुर गलियारे को लेकर जो लोगों के मन में आशंकाएं थी, वो आज खालिस्तानी संकट जब भारत में एक बार फिर मुखर हो रहा है तब वो सही साबित हो रही है। तो हम सिर्फ इस आधार पर कि सेना और आईएसआई की आपसी प्रतिद्वंदिता और हितों के टकराव के कारण हम निरापद बैठे रह सकते हैं, ये सोचना नामुमकिन है। हमको
पाकिस्तान के संकट के बारे में शुभकामनाएं तो देते रहना चाहिए, मगर ये आशा निर्मूल है कि पाकिस्तान का संकट हमारे हित में होगा। जब भी कोई देश बिखरने की कगार पर पहुंचता है, दिवालिया होता है, तो बाहर पड़ोसी शत्रु की ओर अंगुली उठाना उसके लिए सहज होता है कि उसकी सारी कठिनाइयों का कारण बाहर एक शत्रु है जिसने पहले भी एक बार उसका विखंडन किया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को देखते हुए इतिहास को लोग बहुत आसानी से भुला देते हैं, और इसीलिए हमने इस संवाद की शुरुआत आपके साथ कुछ उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोहराने से की थी, ताकि आप पाकिस्तान की असलियत को समझ सके। इस बार इतना ही, अगली बार मुलाकात तक धन्यवाद और नमस्कार। First press stop share on the top. हाँ है, The red button. अच्छा ये नीचे से ऊपर चलेगा। Then press record stop button on recording. Yes, this one.